मामी, आरिफ भैया की शादी क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसे तो बिजनेस करते करते किसी दिन वो पागल हो जाएंगे। अपना नाम सुनते ही दरवाजे के पीछे खड़े आरिफ के कदम रुक गए। रात के 2 बजे कॉफ़ी पी रहे थे। पत्नी होती तो उसके साथ रोमांस कर रहे होते और आपको हर साल एक पोता या पोती मिल जाती। वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मामा के घर शहर आई थी, जहाँ हर वक्त खामोशी रहती, लेकिन अब उसके चुटकुलों की वजह से लाउंज में हर वक्त मेला लगा रहता। आपको शर्म नहीं आती है गैर पुरुष के बारे में इस तरह बेतकल्लफ बातें करते हुए? उसके ताने भरे अंदाज पर अन्या का चेहरा लाल हो गया। अगली सुबह उसका कमरा खाली था। मामी, वो लड़की कहाँ गई? पहली बार किसी के जाने पर उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई थी। गर्मियों की खामोश रात अपनी ठंडी हवा के साथ पूरे घर पर फैली हुई थी। आंगन में लगे मोगरे के फूलों की खुशबू हल्की हल्की हवा के झोंकों के साथ लाउंज तक आ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे का ऐलान कर चुकी थी। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर एक लाउंज ऐसा था जहां अन्या की मौजूदगी ने खामोशी को शिकस्त दे दी थी। उसकी चुलबुली आवाज़ हर कुछ क्षण के बाद गूंजती, फिर मामी की हंसी उसका साथ देती। दरवाजे के पीछे खड़े आरफ के कदम वहीं रुक गए। हाथ में कॉफ़ी का मग था। दफ्तर की फाइल्स अभी तक उसके कमरे में खुली पड़ी थी। नींद उसे हमेशा की तरह रूठी हुई थी, मगर लाउंज से आने वाली आवाज़ों ने उसे वहीं रोक लिया। मामी, आप लोग आरिफ भैया की शादी क्यों नहीं करते? पत्नी होती तो उसके साथ रोमांस कर रहे होते। हर साल आपको एक पोता या पोती भी मिल जाता। अन्या ने पूरी संजीदगी से कहा, फिर खुद ही अपनी बात पर हंस दी। गर्मियों की छुट्टियां बिताने वो कुछ दिन पहले अपने मामा के घर शहर आई थी। इस घर में हर वक्त ऐसी खामोशी छाई रहती थी जैसे सब ने बोलने से परहेज़ कर रखा हो। आन्या के आने के बाद वही खामोश लाउंज हर वक्त हंसी मजाक का भरा रहता। मामी ने बनावटी गुस्से से उसे घूरा। आन्या, मैंने कौन सी गलत बात कर दी मामी? आखिर आरव की भी तो शादी होनी चाहिए। इतने में पीछे से एक संजीदा आवाज़ सुनाई दी। महाशय, आपको शर्म नहीं आती है गैर पुरुष के बारे में ऐसी बेतुकल्लफ बातें करते हुए? अपना नाम सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ा आरव आखिर सामने आ ही गया। सफ़ेद टी शर्ट, काला ट्राउज़र पहने उसके एक हाथ में कॉफ़ी का मग था। दूसरे हाथ की घड़ी की चमक रोशनी में हल्का सा अक्स बना रही थी। चेहरे पर हस्बे मामूल संजीदगी थी, जबकि आंखें सीधी आन्या पर जमी हुई थी। आन्या का चेहरा एक पल के लिए लाल हुआ, फिर अगले ही क्षण वो पहले जैसी बेफिक्र बन गई। आप कब आए? इतनी देर से खड़ा तुम्हारी फिजूल बातें सुन रहा था। अच्छा हुआ सुन ली, कम से कम पता तो चला कि लोग आपकी चिंता भी करते हैं। मुझे किसी की चिंता की ज़रूरत नहीं है। यही तो समस्या है। कौन सी समस्या? आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, मानते किसी चीज़ की नहीं। आरिफ ने खामोश नज़रों से उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव न आया, जैसे किसी ने भावनाओं पर मजबूत पहरा बिठा रखा हो। तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। हाँ, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई बोलता नहीं है। ऐसा लगता है सबके मुंह में डांट नहीं, पत्थर भरे हुए हैं। हर वक्त ऐसे खामोश बैठते हैं जैसे किसी ने बोलने पर टैक्स लगा दिया हो। मैंने सोचा कुछ दिन के लिए आई हूँ तो मैं ही रौनक लगा दूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ रौनक लगाने आई हो? तो और क्या? तुम्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए। मैं अपनी सीमा में हूँ, आप लोग ही सीमा से ज़्यादा खामोश हैं। आरव ने कॉफ़ी का घूंट भरा। मेरी शादी की चिंता छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? क्योंकि शादी करने के बाद मैं पैम्पफीरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आन्या ने हैरानी से पलकें झपकाईं और फिर तुरंत दोनों हाथ कमर पर रख दिए। आपने थोड़ी फीड कराना है अपने बच्चों को, वो तो आपकी पत्नी कराएगी। आरिफ ने भवें से कोड़ी। फीड कराने से तुम्हारा क्या मतलब है? आन्या ने मासूम सा चेहरा बनाया। फीडर से दूध पिलाने वाला मतलब, और क्या? आरिफ ने कुछ क्षण उसे देखा। मैंने वो मतलब नहीं लिया था। फिर कौन सा मतलब लिया था? कुछ नहीं। नहीं नहीं, अब बताएं, आपने कौन सा मतलब लिया था? मामी ने हंसी रोकने के लिए होंठ दबा लिए, जबकि मामा ने अखबार चेहरे के सामने कर लिया। कमरे के वातावरण में हंसी दबाने की नाकाम कोशिश साफ महसूस हो रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। तुम वास्तव में असहनीय हो। धन्यवाद। मैंने तारीफ नहीं की,
आरव ने बेबसी से सर हिलाया। तुम ना बहुत ज़्यादा बोल देती हो कभी कभी। कभी कभी नहीं, हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी आप लोगों जैसी हो गई तो इस घर में सांसों की आवाज़ भी गूंजने लगेगी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद मामी की हंसी छूट गई। मामा भी मुस्कुरा दिए, जबकि आरव ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा। उसके चेहरे पर बदसतूर संजीदगी थी, मगर आंखों के किनारे पहली बार हल्के से नरम पड़ गए थे। आन्या ने वो बदलाव तुरंत पकड़ लिया। मामी देखे ना, ये मुस्कुराने वाले थे, पे खुद ही रुक गए। सुबह की नरम धूप पूरे लॉन पर सुनहरी चादर की तरह बिछी हुई थी। आरव हमेशा की तरह समय का पाबंद तैयार होकर घर से बाहर निकला। एक हाथ में गाड़ी की चाबी थी, दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग था। उसकी नज़रें जैसे ही अपनी गाड़ी पर पड़ीं, वो कुछ क्षण के लिए वहीं रुक गया। गाड़ी की अगली सीट पर आन्या पूरी शान से बैठी हुई थी। एक हाथ में चश्मा था, दूसरे हाथ से वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी, जैसे वो गाड़ी उसकी अपनी हो। आरव ने करीब आकर दरवाज़ा खोला। मेरी गाड़ी तो लॉक थी, तुमने मेरी गाड़ी कैसे खोली? आन्या ने गर्व से गर्दन ऊंची की। ऐसे बहुत से तरीके हैं मेरे पास, मैं लॉक गाड़ी भी खोल लेती हूँ। आरव ने शक की नज़रों से उसे देखा। क्यों, तुम क्या गाड़ियाँ चोरी करने का काम करती हो? आन्या ने तुरंत दोनों कान पकड़ लिए। हाय हाय, भगवान न करे मुझे गाड़ियाँ चोरी करनी पड़े। ये तो सर्वाइवल स्किल्स होती हैं। ये कौन सा स्किल होता है महाशय कि आप किसी की गाड़ी खोल लें? ज़रूरत पड़ जाए तो सब सीखना पड़ता है। गाड़ी अपनी हो तो फिर स्किल इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? चाबी से भी तो खुल जाती है। आरव झुककर लॉक वाले हिस्से को गौर से देखने लगा। उसे यकीन था आन्या ने ज़रूर कोई ना कोई नुकसान किया होगा, मगर लॉक बिल्कुल सही हालत में था। उसने एक बार फिर दरवाज़ा बंद करके खोला। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो सीधा खड़ा हुआ। वैसे तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? आन्या ने जैसे मुंह बनाया, जैसे उसे बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई हो। कोई शौक़ नहीं आपकी गाड़ी में बैठने का? बहुत गाड़ियाँ देखी हैं मैंने। मामी कह रही थी जब से आई हूँ कोई मुझे कहीं लेकर नहीं गया। कह रही थी आज आपके साथ शहर की सैर करने जाऊँ, इसीलिए तैयार होकर आ गई। आरव ने हैरानी से उसे देखा। यानी मैं ऑफिस न जाऊँ, तुम्हें बच्चों की तरह सैर करवाऊँ? इसी क्षण मामी लॉन की तरफ आ गई। हाँ बिल्कुल यही करना है। आरव ने बेबसी से मामी को देखा। मम्मी मेरी मीटिंग है। मीटिंग रोज़ होती है, आन्या पहली बार आई है। ये बेचारी यहाँ क्या दीवारें देखने के लिए आई है? सही तो कहती है, इस घर में बहुत ज़्यादा खामोशी है। बेटा इसे ले जाओ, घूम फिर लेगी, फिर कहाँ इसने बार बार आना है। आरव ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, मगर आन्या ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट। आरव ने माथे पर बल डाले। अब क्या हुआ? हम सैर करने जा रहे हैं, कुछ कैजुअल कपड़े पहन कर आएँ। आरव ने खुद को देखा, फिर उसे देखा। क्यों? ये सूट बूट पहनकर तो आप ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडीगार्ड हो। आरव ने हैरानी से आंखें फैलाईं। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड लगता हूँ शक्ल से? आन्या ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। बॉडीगार्ड जैसे स्ट्रोंग तो लगते हैं ना। जाए ना कोई कैजुअल कपड़े पहन कर आएँ। वैसे भी अभी हमने बहुत घूमना फिरना है। आरव कुछ क्षण खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी ही ड्रेसिंग पर नज़र डाली। वास्तव में शहर में घूमते हुए वो ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्मल लग रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख़्याल आया कि लोग कहीं सच में उसे आन्या का ड्राइवर ना या बॉडीगार्ड ही ना समझ लें। उसने आन्या को एक सख्त नज़र से देखा। तुम बहुत अजीब लड़की हो। आन्या तुरंत मुस्कुरा दी। धन्यवाद, ये तारीफ़ मुझे अक्सर मिलती है। आरव कुछ बोले बिना वापस घर के अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद जब वो दोबारा बाहर आया तो साधारण नीली जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। घड़ी पहले की तरह कलाई पर मौजूद थी, मगर अब उसका अंदाज़ कहीं ज़्यादा हल्का फुल्का लग रहा था। आन्या ने उसे सर से पाँव तक देखा, फिर खुशी से तालियां बजा दी। देखा, मैं ना कहती थी, अब लग रहे हैं इंसान। आरव ने घूर कर उसे देखा। पहले क्या लग रहा था? आन्या ने होंठ दबाकर हंसी रोकी। सच बोलूं? नहीं। फिर रहने दे। आरव ने बेख्तियार सर झटका। गाड़ी स्टार्ट की। आन्या पूरी कोशिश से सीट बेल्ट बांध कर बैठ गई, जबकि अगले ही क्षण धीरे धीरे घर के गेट से निकलकर शहर की व्यस्त सड़कों की तरफ रवाना हो गई। सुबह की व्यस्त सड़कें धीरे धीरे लोगों से भर रही थी।
कहीं दुकानों के शटर उठ रहे थे, कहीं चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी। गाड़ियाँ एक तरतीब के साथ चल रही थी। आरव पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि उसके बराबर बैठी आन्या हर कुछ क्षण के बाद खिड़की से बाहर झांकती, फिर किसी नई बात का आगाज़ कर देती। आप बूढ़े लोगों की तरह गाड़ी क्यों चला रहे हैं? थोड़ी तेज़ चलाएं ना। आरव ने नज़रें सड़क से हटाए बिना जवाब दिया। हाँ, तेज़ तेज़ चलाऊं ताकि यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाए, हमारी हड्डियाँ पसलियाँ एक हो जाएं। आन्या ने मुंह बनाया। मैं इतनी भी तेज़ चलाने का नहीं कह रही, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दे। ये रफ्तार बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है। सामने वाली दादी अम्मा की गाड़ी भी हमसे आगे निकल गई। वो दादी अम्मा नहीं, अंकल हैं। जो भी है, आपसे तो तेज़ जा रहे हैं। आरव ने लंबी सांस ली। तुम हर 5 सेकंड बाद नई बात क्यों शुरू कर देती हो? क्योंकि खामोश बैठने से मुझे एलर्जी होती है। मुझे ज़्यादा बोलने वालों से होती है। अफसोस, फिर तो आपका आज का दिन बहुत मुश्किल गुजरने वाला है। आरव ने बेख्तियार गर्दन हिलाई मगर कुछ न बोला। आन्या ने कुछ क्षण इधर उधर देखा, फिर गाड़ी के बटनों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कोई गाना लगा देना। नहीं, क्यों ऐसे ही? आप कितने बोरिंग इंसान हैं। तुम एक तरफ कहती हो मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी हैं, दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। आन्या ने तुरंत रेडियो का बटन दबा दिया। अगले ही क्षण किसी दुख भरे गीत की आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। आन्या ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। राम राम, आप क्या मजनू हैं? आपको किसी ने धोखा दिया है? किसी ने दिल तोड़ा है? आप इसीलिए ऐसे गाने सुनते हैं? आरव ने हैरानी से उसे देखा। ये रेडियो है पागल, मेरी चॉइस नहीं है, ऐसे ही चल पड़ा है। आन्या ने तुरंत हंसते हुए कहा, फिर अपनी चॉइस सुना दे। ज़रूरत नहीं। क्यों? खामोशी ज़्यादा अच्छी लगती है। खामोशी आपको अच्छी लगती है, मुझे नहीं। ये तो मैं देख ही रहा हूँ। आरव ने मुंह बनाकर रेडियो बंद कर दिया। आपके साथ सफ़र करना भी एक परीक्षा है, मुझे भी यही लग रहा है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आरव ने खुद ही पूछ लिया, अब बताओ कहाँ जाना है? आन्या की आंखें चमक उठीं। जब भी मुंबई का नाम सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में गेटवे ऑफ इंडिया आता है। वहाँ ले चले। आरव ने एक नज़र उस पर डाली। वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ बहुत चलना पड़ता है। चल लूँगी, आखिर मैं भी तो गेटवे का नज़ारा देखूँ। आरव ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? तुम क्या राजा महाराजाओं के ख़ानदान की कोई राजकुमारी थी पिछले जन्म में? आन्या ने पूरे विश्वास से सर हिलाया। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसे सपने आते हैं जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। बस फिर उन्हें सपना ही समझा करो, वास्तविकता में मत समझा करो। आपको कैसे पता? शायद मैं वास्तव में हूँ। अगर वास्तव में होती तो अभी तक मुझे 10 बार आदेश दे चुकी होती। मैं तो अभी भी आदेश दे रही हूँ। आरव ने बेबसी से मुस्कुराकर गाड़ी गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद दोनों वहाँ पहुँचे। ऊंची मेहराब, सामने समंदर की लहरें और अजीम ताज होटल, और हर तरफ सदियों पुराना इतिहास अपनी खामोशी के साथ खड़ा महसूस हो रहा था। आन्या कभी एक तरफ दौड़ती, कभी दूसरी तरफ, हैरत से हर चीज़ को देखती। वाह, इतना बड़ा! उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े कई लोग पलटकर उन्हें देखने लगे। आरिफ ने तुरंत धीरे बोलने का इशारा किया। धीरे बोलो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। देखने दे, राजकुमारी को ही तो देख रहे हैं। आरव ने माथे पर हाथ रख लिया। आन्या एक बड़ी मेहराब के सामने जाकर रुक गई। अगर आप राजा होते तो कितनी रानियां रखते? आरव ने चौंक कर उसे देखा। कितनी रानियां रखते क्या मतलब? एक ही रानी होती। आन्या ने तुरंत सर हिलाया। एक कहाँ होती है, राजा तो 100 रानियां रखते हैं। आरव ने दिल ही दिल में सोचा, तुम्हारी जैसी तो एक भी बर्दाश्त ना हो। मगर ज़ुबान से सिर्फ इतना कहा, भगवान का शुक्र है मैं राजा नहीं हूँ। आन्या ने तुरंत कहका लगाया, वरना बेचारी रानियाँ हर वक्त आपकी संजीदा शक्ल देख देख कर उदास हो जाती। आरव ने उसे घूरा। तुम हर बात में मजाक क्यों ढूंढ लेती हो? आन्या ने दोनों हाथ फैला लिए। क्योंकि दुनिया में पहले ही इतने गम हैं, कोई तो हो जो लोगों को हंसा दे। आरव ने पहली बार महसूस किया कि इस शोर मचाने वाली लड़की की मौजूदगी अजीब तरह से हर जगह रौनक भर देती थी, हालांकि वो खुद अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं था। गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर निकलते आन्या ने एक लंबी सांस ली और फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई हो। आरव ने उसे चंद लम्हे देखा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हल्की आवाज़ में कहा, अब तुम्हें अजायब घर में रखवा दूँ?
आन्या ने तुरंत चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? अजायब घर देखोगी? आन्या ने ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे कड़वी दवा पीने को कह दिया। नहीं नहीं, ये म्यूज़ियम तो बूढ़े लोग देखते हैं, मैं नहीं देखना। अच्छा, फिर एक काम करें, यहाँ से चलते हैं, बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। आरव ने भवें सिकोड़ी। कौन से बाबा जी? इधर तुम्हारे कौन से बाबा जी आ गए हैं? आन्या ने तुरंत जवाब दिया, हाजी अली दरगाह पर ले चले। फिर बाबा जी क्यों कह रही हो? आदर दे रही हूँ, और क्या? आरव ने सर हिलाया। फिर गाड़ी दरगाह की तरफ मोड़ दी। वहाँ पहुंचकर चारों तरफ खामोशी का एक अलग ही एहसास था। सफ़ेद संगमरमर की इमारत समंदर के बीच धूप में हल्की सी चमक रही थी। गिरदोपेश आने वाले लोग खामोशी से प्रार्थना कर रहे थे। आन्या भी चंद लम्हों के लिए गैर मामूली तौर पर खामोश रही, फिर आहिस्ता से मज़ार की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। एक ये थे, उन्होंने चाहा वो रास्ता पा लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, एक मैं हूँ, इतने सपने देखती हूँ, मेरा तो एक भी पूरा नहीं होता। पहली बार आरव ने उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी महसूस की, मगर अगले ही पल आन्या ने खुद ही मुस्कुराकर वो स्थिति छुपा दी। आरव की नज़रें चंद लम्हे उसके चेहरे पर ठहरी रहीं। उसके दिल में अनजाने से ख्याल ने सर उठाया कि यह लड़की वास्तव में अजीब है। हर वक्त हंसती रहती है, हर बात में मजाक निकाल लेती है, शायद इसीलिए हर पल इतना हल्का महसूस होता है। वरना उसकी अपनी ज़िंदगी तो सुबह दफ्तर, शाम दफ्तर, रात फाइल्स, अगली सुबह फिर वही व्यस्तता, बस पैसे कमाने की एक ना ख़त्म होने वाली दौड़। दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। चंद मिनट खामोशी रही, फिर आन्या ने अपने पेट पर हाथ रखा। अब मुझे खाना भी खिला दें। क्या खाली पेट कितना चलाएंगे? आपने सही कहा था, गेटवे के आसपास बहुत चलना पड़ा। मैं तो थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आरव ने घड़ी देखी। इतनी जल्दी भूख लग गई? जल्दी कहाँ, सुबह से मैं आपको बर्दाश्त भी तो कर रही हूँ, इसमें भी बहुत एनर्जी लगती है। आरव बेख्तियार हंसने ही वाला था, मगर ख़ुद को संभाल लिया। चलो। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के एक खूबसूरत होटल के सामने रुक गई। शीशे की दीवारों से धूप अंदर आ रही थी। हल्का संगीत माहौल को खूबसूरत बना रहा था। आन्या ने मेन्यू हाथ में लिया, फिर चंद सेकंड बाद वापस रख दिया। आप ही ऑर्डर कर दें, मुझे सिर्फ खाना चाहिए, नाम नहीं पढ़ने। आरव ने सुकून से ऑर्डर किया। खाना आया तो आन्या ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे कई दिनों से भूखी हो। आरव खामोशी से उसे देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। लग रहा है सोच रहे हैं सारा होटल ही ना खा जाऊं। ये ख्याल अभी आया है। आन्या हंस पड़ती है। चिंता ना करें, बिल आपकी जेब बर्दाश्त कर लेगी। शाम ढलते ढलते दोनों दोबारा शहर की सड़कों पर थे। आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। मेरीन ड्राइव रोशनियों से जगमगा रही थी। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। परिवार, दोस्त, बच्चे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कहीं आइसक्रीम वाले खड़े थे, कहीं बुने हुए मक्की की खुशबू हवा में घुल रही थी, कहीं कहकों की आवाज़ें गूंज रही थी। आन्या हर कुछ कदम बाद रुक जाती। वो देखें, ये भी देखें, कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ लोग रोज़ आते होंगे ना? आरव सिर्फ संक्षिप्त जवाब देता रहा, मगर अब उसे आन्या की निरंतर बातें पहले जितनी परेशान करने वाली नहीं लग रही थी, बल्कि उनके बिना खामोशी कुछ अजीब महसूस होने लगी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। वापसी के सफ़र में चंद मिनट तक आन्या खिड़की से बाहर देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ बंद हो गई। आरव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। आन्या सर खिड़की के साथ टिकाए गहरी नींद सो चुकी थी। चेहरे पर दिन भर वाली शरारत की जगह मासूम सी खामोशी थी। बाल हल्के से गाल पर आ गिरे थे। आरव के होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कान आ गई। सोई हुई कितनी मासूम लगती है, बोलती है तो तोपों के मुंह खुल जाते हैं। गाड़ी खामोशी से घर के गेट के सामने आकर रुक गई। आरव ने धीरे से उसे पुकारा, आन्या। वो ना जागी। उसने दोबारा आवाज़ दी, आन्या घर चलो, घर आ गया है। आन्या ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं, फिर आगे पीछे देखकर आलस भरी आवाज़ में बोली, इतनी जल्दी आ भी गए? हाँ, अब कमरे में जाओ। आन्या ने सर हिलाया। गाड़ी से उतरी, फिर ओंघते हुए आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर चली गई, जबकि आरव चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर खामोशी से गाड़ी लॉक करके अंदर दाखिल हो गया। शाम ढलने के बाद जब आरव घर वापस आया तो पूरे घर में ताज़ा पके हुए खाने की खुशबू फैली हुई थी।
वो जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, उसकी नज़र अलग अलग पकवानों पर गई। एक लम्हे के लिए उसे हैरत हुई, क्योंकि स्वाद और खुशबू दोनों आम दिनों से अलग थे। वो खामोशी से बैठा खाना खाता रहा, फिर चलने वालों के बाद बेख्तियार बोल उठा, ये खाना किसने बनाया है? मम्मी मुस्कुरा दी। क्यों? आज बहुत मज़ेदार बना है। मम्मी ने सामने बैठी आन्या की तरफ इशारा किया। आज ये सब आन्या ने बनाया है। आरव ने चौंक कर आन्या को देखा। तुमने? आन्या ने गर्व से गर्दन ऊंची कर ली। जी हाँ। तुम्हें बातें बनाने के अलावा खाना बनाना भी आता है? आन्या ने तुरंत चम्मच मेज़ पर रखा। मैं गांव की लड़की हूँ, हमें सब कुछ करना आता है। वास्तव में? जी हाँ, शहर की लड़कियों की तरह सिर्फ मोबाइल पकड़कर फ़ोटो नहीं बनाते। मैंने कब कहा? कहने की ज़रूरत नहीं थी, चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ लोगों का सर खाने में माहिर हो। वो तो मेरा शौक़ है, हुनर अलग चीज़ है। मामी हंसने लगी, जबकि मामा खामोशी से दोनों को देख रहे थे। ये सब्ज़ी भी तुमने बनाई? जी। मीठा भी? जी। रोटी भी? जी। चाय भी? जी। पानी भी? आन्या ने तुरंत आंखें छोटी कर लीं। नहीं, पानी भगवान ने बनाया था। मामी ज़ोर से हंस पड़ी। आरव ने होंठ भींच लिए। अच्छा, जवाब दे लेती हो। आप अच्छे सवाल करें। तुम हमेशा इतना बोलती रहती हो। आप हमेशा इतना कम बोलते हैं। ये भी कोई मुकाबला है? बिल्कुल है। आप खामोशी की चैम्पियन हैं, मैं बातों की चैम्पियन हूँ। कोई तुम्हें पुरस्कार भी देता है? आज दे दें। किस चीज़ का? इतनी देर से आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हंसा नहीं, दिल में तो हंसे हैं। आरव ने नज़रें चुरा लीं। बहुत विश्वास है अपने ऊपर। क्योंकि मैं गलत कम ही होती हूँ। ये भी गलत फहमी है। नहीं, ये अनुभव है। मामी ने दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की नोकझोंक ख़त्म भी होती है? आन्या तुरंत बोली, ये पहले छेड़ते हैं। आरव ने हैरानी से उसे देखा। मैं? जी आप। मैंने क्या किया? आप पैदा ही मुझे तंग करने के लिए हुए हैं। उसके चेहरे पर वही बेफिक्री सी मुस्कान थी जो हर वक्त रहती थी। आरव खामोशी से उसे देखने लगा। दिल ही दिल में बोला, अच्छी खासी लड़की तो है। मुझे वैसे भी बर्गर लड़कियां कभी पसंद नहीं आईं। हर वक्त मेकअप, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त प्रदर्शन। ये कितनी अलग है, कितनी मासूम, कितनी साधारण, कितनी दुबली पतली। इससे शादी हो जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी वास्तव में बदल जाए। वो इन्हीं ख्यालों में हल्का सा मुस्कुरा रहा था। इधर आन्या की भी नज़र अचानक खिड़की की तरफ उठ गई। दोनों की नज़रें चंद लम्हों के लिए मिली। आन्या ने हल्का सा मुस्कुराकर हाथ हिलाया। आरव ने भी बेख्तियार मुस्कुराकर सर हिला दिया। अगले ही क्षण एक आदमी आंगन में ज़िंदा मुर्गा ले आया। आन्या ने बड़ी आसानी से मुर्गा हाथ में पकड़ा। आरव दिलचस्पी से उसे देखने लगा। अगले ही क्षण आन्या ने अत्यंत निपुणता से मुर्गे को मुट्ठी पर रखा, फिर एक ही हरकत में उसे ज़िबाह कर दिया। आरव की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके चेहरे का रंग बदल गया। चंद लम्हे पहले तक वो जिस लड़की को फूल जैसी नाजुक समझ रहा था, वो बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा काम कर चुकी थी। आरव ने बेख्तियार खुद से कहा, शायद मैंने गलत समय पर देख लिया। इतनी भी नाजुक नहीं है वो। वो हल्का सा हंस दिया। ये लड़की हर बार मेरी सोच के उल्टे ही निकलती है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर फ्रेश हो गया। खाने की खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। दस्तरखान पर देसी मुर्गे की सब्ज़ी, ताज़ा चावल, दही, सलाद और देसी घी की रोटियां, सब कुछ तरतीब से रखा था। पहला नवाला खाते ही आरव ने बेख्तियार आन्या की तरफ देखा। आन्या तुरंत बोली, क्या हुआ? नमक ज़्यादा हो गया? नहीं। मिर्च ज़्यादा है? नहीं। फिर? बहुत अच्छा बनाया है। आन्या के चेहरे पर खुशी फैल गई। कहा था ना, शहर वाले चावलों से भी अच्छा खिलाऊंगी। दादी हंसने लगी। खाने के बाद आरव काफ़ी देर तक दादी के साथ बैठा उनकी पुरानी बातें सुनता रहा। गांव के किस्से, परिवार की कहानियाँ, पुराने ज़माने की यादें। सुनते सुनते सफ़र की थकन उस पर गालिब आने लगी। वो कमरे में गया, चारपाई पर लेटा। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा चेहरे से टकराई। पता ही न चला कब आँख लग गई। अगली सुबह पक्षियों की आवाज़ों ने उसे जगाया। वो भी बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आन्या अंदर झांक कर बोली, जाग गए? हाँ, जब मैं शहर आई थी तुमने मुझे शहर दिखाया था। अब मैं तुम्हें अपना गांव दिखाती हूँ। तैयार हो जाओ। आरव ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया। तैयार ही हूँ। आन्या ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं, यहाँ पैंट शर्ट नहीं पहननी। क्यों? सारे गाँव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आरव हैरान हो गया। क्यों?
ऐसे कपड़े यहाँ कम लोग पहनते हैं, सब तुम्हें देखते रहेंगे। वो अलमारी की तरफ गई, कुछ देर कपड़े देखती रही, फिर सफ़ेद सलवार कमीज़ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं, ये पहन लो। आरव ने कपड़े हाथ में लिए। मैं ये नहीं पहन सकता। क्यों? मैंने कभी नहीं पहने। आनिया ने हैरानी से आंखें फैलाई। क्या? वास्तव में? तुम पूजा पाठ प्रार्थना भी पैंट शर्ट में करते हो? हाँ। आनिया ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। राम राम, हाय भगवान। आरव ने हैरानी से पूछा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। वो हंसी रोकने लगी। लेकिन अभी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो हम घूम फिर नहीं सकेंगे। आरव ने चंद लम्हे कपड़ों को देखा, फिर बेबसी से सर हिला दिया। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद जब वो सलवार कमीज़ पहनकर बाहर निकला तो आनिया वास्तव में चंद लम्हों के लिए उसे देखती रह गई। साधारण सफ़ेद सलवार कमीज़ में आरव पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आनिया ने मुस्कुरा कर तालियां बजाईं। अब लग रहे हो ना तुम गांव के रांझा? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। ये रांझा वही तो नहीं जो हीर के पीछे फना हो गया था? हाँ ना, था तो वही। आरव ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। अगर तुम हीर वाला पोशाक पहन लो तो फिर मैं रांझा बनने को तैयार हूँ। आनिया की पलकें झपकना भूल गई। चंद लम्हे वो सिर्फ उसे देखती रही, फिर हल्का सा शर्मा कर बोली, फिर क्या मेरे लिए फ़ना हो जाओगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया, क्यों नहीं। एक लम्हे के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। आनिया के दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज़ हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये बात सिर्फ मजाक नहीं थी। आरव की आंखों में पहली बार एक ऐसा इशारा था जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। सुबह की धूप अभी नरम थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरती हुई गेहूं के खाली खेतों के किनारे पर उगे सब्ज़े को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। दूर कहीं बेलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहीं मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं आसमान पर घुल रहा था। पक्षियों के झुंड के एक खेत से दूसरे खेत की तरफ उड़ रहे थे। पूरा गांव एक अजीब सा सुकून अपने अंदर समेटे हुए था। आनिया तेज़ी से चल रही थी जब आरव उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी चलें, अभी बहुत कुछ दिखाना है। तुम्हारे गांव में सब लोग इतना ही तेज़ चलते हैं? नहीं, सिर्फ मैं चलती हूँ। मुझे पहले ही अंदाज़ा था। आनिया हंस दी। थक गए? अभी तो शुरुआत है। वाह, आज तो बड़े बहादुर बन रहे हैं। वो कच्ची पगडंडी से मुड़कर खेतों की तरफ ले गई। चारों तरफ दूर दूर तक हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। कहीं मकई थी, कहीं हरा चारा, कहीं सब्जियों की कतारें बड़ी तरतीब से लगी हुई थी। आनिया ने दोनों हाथ फैला दिए। ये देखें। आरव ने गिरदोपेश देखा। क्या? ये सब हमारी ज़मीनें हैं। आरव ने हैरानी से दूर तक फैले खेतों को देखा। इतनी सारी? हाँ, तुमने तो कभी बताया ही नहीं। आपने कभी पूछा ही नहीं। आरव मुस्कुरा दिया। ये बात भी ठीक है। आनिया एक जगह रुकी। इधर आए। आरव उसके पीछे गया। वो झुककर मिट्टी हटाने लगी। पता है यहाँ क्या है? मुझे क्या पता। मूलियाँ? अच्छा, अब निकालें। मैं? हाँ आप। मुझे नहीं आता। आज आ जाएगा। आरव बेदिली से झुका। आनिया ने एक मूली पकड़ी। ज़ोर से खींचे। आरव ने पूरी ताकत लगाई। अगले ही क्षण मूली तो बाहर निकल आई, मगर आरव का संतुलन बिगड़ गया। वो सीधा पीछे नरम मिट्टी पर जा गिरा। आनिया एक लम्हा खामोश रही, फिर इतनी ज़ोर से हंसी कि खेतों में उसकी आवाज़ गूंज गई। हे भगवान, आपका चेहरा देखें, बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। आरव ने मिट्टी झाड़ते हुए उसे घूरा। हंस लो। रुक जाएं। नहीं रुक सकती। ये दृश्य ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आरव भी आखिर हंस पड़ा। तुमने जानबूझकर गिराया है? सौगंध से नहीं। झूठ? अच्छा, थोड़ा सा। वो फिर हंसने लगी। आरव ने मूली उठाई। ये तो निकल आई। शाबाश। कोई पुरस्कार? हाँ। आनिया ने एक मूली उसके हाथ में दे दी। ये खाएं। आरव ने हैरत से देखा। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। आनिया ने खुद एक मूली पानी से धोई, फिर मज़े से खाने लगी। आरव ने भी एक टुकड़ा लिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतनी मीठी। कहा था ना, शहर में ऐसी नहीं मिलती। इसलिए कि वहाँ मिट्टी नहीं, सिर्फ मार्केट होती है। आरव खामोशी से मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों ट्यूबवेल की तरफ पहुँचे। मोटर चल रही थी। ठंडा पानी पूरी ताकत से गिर रहा था। आसपास की मिट्टी भीगी हुई थी। बच्चे पानी में खेल रहे थे। आनिया दौड़कर पानी के नीचे जा खड़ी हुई। आए? नहीं। क्यों?
भीग जाऊंगा, इसीलिए तो बुला रही हूँ। बिल्कुल नहीं। आन्या ने दोनों हथेलियों में पानी भरकर उसकी तरफ उछाल दिया। ठंडा पानी सीधा आरव के चेहरे पर पड़ा। वो चौंक गया। आन्या आन्या के कहा लगाकर हंसने लगी। अब आ जाएं। आरव भी आगे बढ़ाया। चंद लम्हों बाद दोनों ठंडे पानी में खड़े बच्चों की तरह हंस रहे थे। आन्या ने नलके के नीचे हाथ रखने का इशारा किया। पानी पिए। आरव झुका। आन्या ने हैंडल चलाया। ठंडा मीठा पानी बहने लगा। आरव ने दोनों हाथों से पानी पिया, फिर हैरत से बोला, इतना ठंडा? फ्रिज से भी ज़्यादा। वास्तव में मैं झूठ नहीं बोलती, कभी कभी, वो भी अच्छे उद्देश्य के लिए। आरव बेख्तियार हंस दिया। वो दोनों खेतों के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। आन्या कभी किसी पेड़ के नाम बताती, कभी किसी फसल के बारे में बताती, कभी किसी पक्षी की आवाज़ पहचानने को कहती। आरिफ खामोशी से हर बात सुनता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो पहली बार ज़िंदगी को इतने करीब से देख रहा हो। ना शोर, ना मीटिंग, ना फाइल्स, सिर्फ हवा, हरियाली, पानी और सुकून। कुछ देर बाद आन्या अचानक रुक गई। तुम्हारे पास कैमरा है? आरव ने मोबाइल निकाला। हाँ, मेरे मोबाइल में अच्छा भला कैमरा है। आन्या की आंखें चमक उठीं। चलो फिर कुछ करते हैं। क्या? आन्या ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। चलो भी। कहाँ? सरप्राइज़ है। तुम्हारे सरप्राइज़ से डर लगने लगा है। डरपोक? मैं? हाँ, पहले मूली से गिराया, वो दुर्घटना थी। फिर पानी में भिगा दिया, वो ज़रूरी था। अब क्या करोगी? आन्या ने कहका लगाया। कल पता चल जाएगा। आरव ने हैरानी से उसे देखा। कल? हाँ, कल। अभी क्यों नहीं बताती? क्योंकि मज़ा ख़राब हो जाएगा। आरव ने बेबसी से सर हिलाया। तुम वास्तव में बहुत अजीब लड़की हो। आन्या ने गर्व से कहा। इसीलिए तो सब मुझे याद रखते हैं। आरव चंद लम्हों से देखता रहा। हवा उसके दुपट्टे को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो निरंतर बोल रही थी, निरंतर हंस रही थी। आरव ने दिल ही दिल में पहली बार स्वीकार किया, शायद ज़िंदगी वास्तव में ऐसी ही होनी चाहिए। शोर से भरी, हंसी से भरी, आन्या से भरी। अगली सुबह सूरज भी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था। नरम सुनहरी रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। नीम के पेड़ पर बैठे पक्षी निरंतर चहचहा रहे थे। हवेली के बाहर बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरी तो उसकी घंटियों की आवाज़ पूरे माहौल में घुल गई। आरव कमरे से बाहर निकला तो आन्या पहले ही दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा शरारत थी। आज एक ख़ास काम करना है, इसीलिए पहले ये कपड़े पहन ले। उसने तय किए हुए कपड़े आरव की तरफ बढ़ा दिए। आरव ने खोलकर देखा तो हल्के क्रीम रंग की सलवार कमीज़ थी, साथ एक साधारण सी वेस्ट कोट भी रखी हुई थी। कल भी यही पहने थे, आज फिर यही। कल आम शलवार कमीज़ थी, आज ख़ास है। ख़ास कैसे? आप सवाल बहुत करते हैं। पहले पहन कर आएँ, फिर बताती हूँ। मुझे लग रहा है आज भी तुम कोई नई मुसीबत खड़ी करोगी। सौगंध से बहुत अच्छी मुसीबत होगी। आरव हंसता हुआ वापस कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद जब वो बाहर आया तो आन्या चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। साधारण पोशाक में आरव पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। चौड़े कंधे सलवार कमीज़ में नुमाया हो रहे थे। हल्की सी दाढ़ी उसके चेहरे को मज़ीद आकर्षक बना रही थी। आन्या ने बेख्तियार मुस्कुराकर कहा, अब लग रहे हो ना पूरे गांव के रांझा। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, ये रांझा वही था ना जो हीर के पीछे सारी ज़िंदगी फिरता रहा? हाँ वही। मुझे उम्मीद है मेरी किस्मत उस जैसी नहीं होगी। क्यों, डर गए? तुम्हें देखकर तो डरना बनता है। क्यों? पहले मूली से गिराया, फिर पानी में भिगोया, अब पता नहीं क्या करवाने वाली हो। आन्या हंसती। आज से वीडियो बनानी है। वीडियो? हाँ, किसकी? रांझा की। ये कहकर वो भाग गई। आरव हैरान खड़ा रह गया। लगभग 15 मिनट बाद वो दोबारा वापस आई। उसने हल्के हरे रंग का खूबसूरत ट्रेडिशनल पोशाक पहना हुआ था। बारीक गोटे वाला दुपट्टा सर पर रखा था। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं। पाँव में साधारण सी खुस्सा जूती थी और बालों की लंबी चोटी कंधे पर पड़ी हुई थी। आरव वास्तव में चंद लम्हों के लिए उसे देखता रह गया। आन्या उसके सामने आकर घूम गई। बताएं, लग रही हो ना मैं हीर? आरव ने नज़रें हटाए बिना कहा। सच सुनोगी? हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने असल हीर को देखा होगा तो शायद वो भी तुम जैसी ही होगी।
आनिया का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। इतनी तारीफ़ें ना करें, फिर मैं वास्तव में ख़ुद को ही समझने लगूंगी। तुम तो पहले ही समझती हो। वो तो है। वो हंसते हुए अंदर गई, फिर हाथ में एक बांसुरी लेकर वापस आई। ये पकड़ें। आरव ने हैरानी से बांसुरी देखी। अब इसका क्या करूं? रांझा बांसुरी पकड़ते थे। बजाना नहीं आता। बजाना भी नहीं, सिर्फ पकड़ना है। अगर किसी ने पूछ लिया कह देना सीख रहे हैं। आरव हंस पड़ा। आनिया ने मोबाइल उसके हाथ से लिया। अच्छा, कैमरा वास्तव में अच्छा है। मैंने कहा था ना। चले फिर आज एक ऐसी वीडियो बनाते हैं कि पूरा गांव देखेगा। पहले मुझसे पूछ तो लो। पूछ लिया कब? अभी दिल में। तुम दिल की बातें भी सुन लेती हो कभी कभी। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सरसों के बचे हुए पौधे लहरा रहे थे। दूर बैलगाड़ी भी जा रही थी। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा पुरानी कहानियों में होता है। आनिया ने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया। अच्छा, आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आएँ, ऐसे जैसे रांझा हीर को देख रहा हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कलाकार नहीं। आज से कलाकार भी हैं। अगर वीडियो ख़राब हुई तो जिम्मेदारी मेरी। आरव आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। आनिया भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर दोनों वीडियो बनाते रहे। कभी आनिया हंस पड़ती, कभी आरव डायलॉग भूल जाता, कभी दोनों एक दूसरे को देखकर ही हंसने लगते। आखिर आनिया ने कहा, अब आखिरी सीन करते हैं। वो क्या? आप सिर्फ इतना कहें कि हीर तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो आसान है। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। आरव ने चंद कदम चलकर आनिया की आंखों में देखा, मगर अगले ही क्षण उसके दिमाग में डायलॉग बदल गए। वो धीमी आवाज़ में बोला, क्या ये हीर हमेशा के लिए रांझा के साथ चलेगी? आनिया चौंक गई। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो तुरंत बोली, ये कौन सा डायलॉग बोल रहे हो? ये तो मैंने बताया ही नहीं था। आरव ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी नज़रें निरंतर आनिया की आंखों में थी। क्योंकि ये डायलॉग नहीं है। आनिया की मुस्कान आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। फिर ये वास्तविकता है। चंद लम्हों के लिए हवा भी जैसे रुक गई। आनिया खामोश खड़ी रही। आरव ने पहली बार पूरी संजीदगी से कहा, जब तुम शहर आई थी तो मुझे तुम्हारी बातें शोर लगती थी। फिर वही शोर मेरी आदत बन गया। तुम चली गई तो घर खाली लगने लगा, गाड़ी खामोश लगने लगी, खाने की मेज़ सुनसान लगने लगी। मुझे हर जगह तुम्हारी हंसी सुनाई देती रही। तब समझ आया कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं यहाँ गांव देखने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। आनिया, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना रहो तो शायद मेरी ज़िंदगी फिर पहले जैसी खामोश हो जाएगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? क्या मुझसे विवाह करोगी? आनिया की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये संजीदा सा इंसान इतनी सीधी बात भी कर सकता है। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। आपको पता है, मैंने कितनी बार सोचा था कि आपको फ़ोन करूं, फिर बार बार यही सोचकर रुक जाती थी कि शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन भला एक गांव की लड़की को क्यों पसंद करने लगेगा। मैं ख़ुद को बहुत समझाया कि आन्या, सपने मत देख, मगर दिल कहाँ मानता था। मैं भी जब से शहर से वापस आई हूँ हर रोज़ आप ही याद आते थे। आपकी डांट, आपकी खामोशी, आपकी मुस्कान, सब कुछ। शायद प्रेम दोनों तरफ ही एक समय में आ गया था। आरव के होंठों पर आत्मंतोष भरी मुस्कान आ गई। तो इसका मतलब? आनिया ने नज़रें झुका लीं, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई और बोली, हाँ रांझा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हीर बनने के लिए तैयार हूँ। आरव ने खुशी से आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। खेतों के ऊपर चलते हुए पहले की तरह ही बह रही थी, मगर इस पर दोनों को लग रहा था जैसे पूरी फ़ज़ा उनकी खुशी में मुस्कुरा रही हो। दादी अभी आंगन में चारपाई पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। हल्की हल्की शाम उतर आई थी। आंगन में नीम के पेड़ का साया फैल चुका था। आनिया खामोश बैठी अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी, जबकि आरव पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े बिजनेस डिसीजन से ज़्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। दादी ने दोनों को एक साथ बैठा देखा तो मुस्कुराकर बोली, आज दोनों इतने खामोश क्यों हैं? लगता है कोई शरारत होने वाली है। आनिया ने तुरंत नज़रें झुका ली। आरव ने गहरा सांस लिया। दादी, एक बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। अगर आप अनुमति दे तो मैं आनिया से विवाह करना चाहता हूँ। दादी चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। सच कह रहे हो? आरव ने विश्वास से सर हिलाया। जी। दादी ने तुरंत आनिया की तरफ देखा। बेटी, तेरा क्या फ़ैसला है? आनिया के गाल लाज से लाल हो गए। वो धीरे से बोली, अगर आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं तो दिल ही दिल में बहुत पहले से ही प्रार्थना कर रही थी। इसी समय दादी ने आरव की माताजी को फ़ोन किया।
इधर से प्रणाम और हालचाल हुआ। दादी ने हंसते हुए कहा, बधाई हो, अब रिश्तेदारी नहीं बल्कि एक परिवार बनने वाला है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फ़ोन से खुशी भरी आवाज़ आई, हमें तो आनिया पहली मुलाकात से पसंद थी, बस हमने कभी आरव से पूछा नहीं था। दादी हंस दी। इधर भी यही हाल था। 2 दिन बाद आरव के माता पिता पूरे परिवार के साथ गांव पहुंच गए। हवेली खुशियों से भर गई। आनिया की मामी, मौसी, पड़ोस की औरतें सब बधाई देने आ रही थी। आरव की माता जी ने आनिया को गले से लगा लिया। बेटी, तुम्हें पहली बार देखा था तभी दिल ने कहा था कि अगर ये हमारी बहू बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। आनिया की आंखें नम हो गईं। माता जी, ये पहला मौका था जब उसने उन्हें माता जी कहा था। आरव की माता जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। पूरे गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। गलियों में रंग बिरंगी झंडियां लग गईं। हवेली में ढोलक की थाप सुनाई देने लगी। हर शाम औरतों की हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ते। दादी और आने वाले को मुस्कुरा कर यही कहती, मेरी पोती का विवाह है, खूब आशीर्वाद देना। चंद दिन बाद बारात का दिन आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। दूर की गाड़ियों का काफिला नजर आ गया। बच्चे शोर मचाते हुए भागे। बारात आ गई। आरव क्रीम रंग की शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। गांव वाले भी उसे देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह सके। इधर आनिया लाल जोड़े में बैठी हुई थी, हाथों पर मेहंदी, आंखों में खुशी, होंठों पर हल्की सी मुस्कान। जब विवाह के मंत्र रस्में पूरी हुई तो दोनों के दिल एक अजीब सुकून से भर गए। विवाह के पवित्र बंधन ने 2 अलग अलग दुनियाओं को हमेशा के लिए एक कर दिया। रुखसती का समय आया। आनिया ने दादी को गले लगा लिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा खुश रहना बेटी। आनिया ने रोते हुए सर हिला दिया। आरव खामोशी से उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने सख्ता से कहा, अब ये आंसू मेरी जिम्मेदारी हैं। आगे कोशिश करूंगा सिर्फ खुशी के आंसू आएं। आनिया ने नम आंखों के साथ मुस्कुराकर उसे देखा। दोनों शहर वापस आ गए। घर का दरवाज़ा खुला तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है महाशय। आनिया ने इधर उधर देखा। अब ये मेरा घर है? नहीं, फिर हमारा घर है। आनिया हंस दी। चले, माफ़ किया। वो घर में दाखिल हुई। चंद लम्हे बाद बोली, एक बात बताऊं? हाँ, ये घर पहले बहुत खामोश होगा ना? बहुत। अब नहीं रहेगा। आरव हंस पड़ा। मुझे भी यही आशा है। शाम को दोनों बालकनी में बैठते थे। शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं। आनिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस बात की खुशी है? किस बात की? आप मुझे लेने गांव आए थे। मैं तो पहली ही बार तुम्हें साथ ले आता अगर तुम मान जाती। अच्छा जी, वास्तव में? फिर तो मुझे तंग भी ना करते। अगर तंग ना करता तो प्रेम कैसे होता? आनिया हंस दी। इसका मतलब आप शुरू से ही योजना बना रहे थे? नहीं, शुरू में तो मुझे लगता था कि तुम बहुत बोलती हो। अब लगता है अगर तुम ना बोलो तो ज़िंदगी खामोश हो जाएगी। आनिया ने शरारत से कहा, अच्छा फिर सुने। अब क्या? मैंने सोचा है रोज़ सुबह आपको जगाने के लिए गांव वाला मुर्गा भी ले आऊं। आरव ने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए। भगवान के लिए नहीं। आनिया ज़ोर से हंसने लगी। देखा, अभी भी डरते हैं। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुमसे नहीं, फिर तुम्हारे आइडियाज़ से। आनिया ने सख्ते से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। एक बात कहूँ? हाँ, अगर उस दिन मैं आपकी गाड़ी में ना बैठती तो फिर मैं ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आशीर्वाद से महरूम रह जाता। आनिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इतना प्रेम करते हैं, शब्दों से ज़्यादा। प्रमाण? आरव ने उसकी प्रथम माथे पर प्रेम से चुंबन दिया। ये रहा। आनिया की आंखें लाज से झुक गईं। हल्की सी हवा चलने लगी। दोनों खामोश बैठे शहर की रोशनियों को देख रहे थे। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र किसी योजना से शुरू नहीं होता बल्कि एक शरारती लड़की के एक साधारण से मजाक से शुरू होता है। फिर वही मजाक आहिस्ता आहिस्ता आदत बनता है। आदत प्रेम में बदलती है और प्रेम 2 दिलों को एक रिश्ते में बांध देता है। फिर बाकी ज़िंदगी एक दूसरे की हंसी संभालते, एक दूसरे के आंसू पोंछते, एक दूसरे का हाथ थामे गुजर जाती है। आरव को आखिरकार वो सुकून मिल गया था जिसकी वो हमेशा तलाश करता था। आनिया को वो व्यक्ति मिल गया था जिसके साथ वो बेफिक्र होकर अपनी हर हंसी, अपना सपना, हर शरारत बांट सकती थी। ये एक खामोश शहर के संजीदा लड़के की ज़िंदगी में एक चुलबुली गांव की लड़की आई। फिर उसकी खामोश दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए प्रेम, कहो, खुशियों और अपनेपन से भर गई। ज़िंदगी अपने खूबसूरत रफ्तार से आगे बढ़ती रही। समय के साथ उनके रिश्ते का प्रेम पहले से भी ज़्यादा मजबूत होता गया। आरव के लिए हर दिन आनिया की हंसी से शुरू होता था, जबकि आनिया के लिए हर शाम आरव के साथ बैठकर गुजरा हुआ दिन याद करना सबसे खूबसूरत पल बन गया था। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे, हमराज भी थे, हमसफ़र भी थे।
हर खुशी, हर परेशानी, हर सपना एक साथ बांटते थे। चंद साल बाद भगवान ने उनके प्रेम को एक और खूबसूरत आशीर्वाद से नवाजा। उनके घर एक नन्ही सी संतान की उत्पत्ति हुई जिसे पूरे घर को खुशियों से भर दिया। दादी की प्रार्थनाओं ने रंग लाया। आरव के माता पिता की खुशी देखने लायक थी, जबकि आन्या अपने बच्चे को गोद में लिए हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। आरव, जो कभी सिर्फ अपने व्यापार में गुम रहता था, अब ऑफिस से जल्दी घर आने लगा था ताकि अपने बच्चे के साथ खेल सके, आन्या को तंग कर सके और अपने नन्हे से परिवार के साथ समय बिता सके। घर में हर तरफ कह कहे गूंजते थे। कभी बच्चे की शरारतें सबको हंसाती, कभी आन्या की बातें आरव को बेख्तियार मुस्कुरा देती। आरव अक्सर आन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता, इस दिन अगर तुम मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती ना बैठती तो शायद मेरी ज़िंदगी हमेशा अधूरी रह जाती। आन्या भी हमेशा हंसकर जवाब देती, देखा, आखिर मेरी शरारत ही आपके काम आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि वो जानते थे कि उनके प्रेम का आगाज़ भी एक शरारत से हुआ था। फिर वही शरारत ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वास्तविकता बन गई। ये आरव, आन्या और उनकी नन्ही सी दुनिया प्रेम, विश्वास, हंसी, अपनापन और खुशियों से भरी एक पूरी ज़िंदगी गुजारने लगे, जहाँ हर नया दिन पिछले दिन से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होता था। प्रेम वो खूबसूरत एहसास है जो अजनबी दिलों को एक ऐसी डोरी में बांध देता है जो समय, स्थिति, दूरियां और परीक्षाएं भी नहीं तोड़ सकती। सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामियों को स्वीकार करने, हर मुश्किल में हाथ थामने और खुशी को बांटने रहने और दुख को अपना बनाने का नाम है। प्रेम में आदर, विश्वास, वफादारी और धैर्य सबसे कीमती उपहार होते हैं। जब दो दिल शुद्धता के साथ एक दूसरे का शयन करते हैं तो किस्मत भी उनके लिए आसान रास्ते बना देती है, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा अपने अंजाम तक पहुंचने के बाद रास्ता खुद बना लेता है।